नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का वाईडी एग्रीकल्चर एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं नीलेश पटेल आप सभी कृषि अभ्यर्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है, हमने यूट्यूब के कम्युनिटी बॉक्स में एक टाइम टेबल शेयर किया था, जिस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग हम यूट्यूब पर अपनी क्लासेस चला रहे हैं। जैसा कि हर सप्ताह अब सोमवार और मंगलवार को सस्य विज्ञान की यानी एग्रोनॉमी की क्लासेस चलेंगी और बुधवार से लेकर के शनिवार तक उत्तर प्रदेश स्पेशल की क्लासेस चलेंगी। कुछ दिन बाद हम प्रैक्टिस के रूप में क्लासेस लेकर के आ रहे हैं, जिसमें आपको हर एक क्लास में 50 क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराया जाएगा, जो हम सब्जेक्ट वाइज और टॉपिक वाइज करके सीरीज लाएंगे। बहुत ही जल्द आपके बीच आएगी, परंतु उससे पहले आप लोग धैर्य रख के सारी क्लासेस को विधिवत पढ़ेंगे। जिस दिन हमें लगेगा कि अब आपका ये सब्जेक्ट कवर हो गया, उस दिन इसकी प्रैक्टिस की आवश्यकता है, तो बिल्कुल आपको सब्जेक्ट की प्रैक्टिस मिलेगी। ठीक है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगा यूट्यूब पर। तो हमारे सभी प्यारे अभ्यर्थी, आज हम खरपतवार विज्ञान का चौथा क्लास लेकर के आए हैं, वीड का और वर्गीकरण का ये अंतिम क्लास होगा। कल यानी कि हम पढ़ेंगे खरपतवारों का नियंत्रण, कि हमारे खेत में अगर खरपतवार लग जाते हैं तो उनका नियंत्रण कैसे करेंगे। हम 6 से 7 क्लासेस में इसको लेकर जाएंगे, क्योंकि यहाँ से जो प्रश्न बनेंगे वो हमारे सही होने चाहिए, गलत नहीं होने चाहिए। कम से कम जो प्रश्न बने हैं जीटीए के एग्जाम में, हम सारे के सारे प्रश्न को तोड़ पाएं। तो आज का जो हमारा क्लास है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करिए, ताकि जो बच्चे एनएससी का एग्जाम देने जा रहे हैं, यही संडे आने वाला है, 5 जनवरी को एग्जाम है, और एजीटीए की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों के बच्चे जो हिंदी भाषी छात्र हैं, अपने आने वाले आगामी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी बच्चों के लिए ये बेहद इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। हम बात करते हैं वीट साइंस के इस चौथे क्लास में। तो एक शेयर तो बनता है, अगर आपको क्लास पसंद आए तो एक बार क्लास को शेयर जरूर करिएगा, लाइक और शेयर जरूर करिएगा, साथ ही साथ कमेंट जरूर करिएगा। तो जो बच्चे हमारे चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि आपको रोजाना ऐसी अगर क्लासेस करनी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन का नोटिफिकेशन प्रेस करिए, ताकि आपको आने वाली क्लासेस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। वाईडी एग्रीकल्चर एकेडमी आप सबके लिए बेहतर करने के लिए हर समय आपके लिए तैयार है। आज सभी बच्चों को हम पढ़ाएंगे खरपतवार विज्ञान, जिसमें हम बात करते हैं कि खरपतवारों का वर्गीकरण वाला चैप्टर हमारा चल रहा था। क्या चैप्टर चल रहा था हमारा? खरपतवारों का वर्गीकरण। खरपतवारों का वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन ऑफ वीड्स के बारे में हम चर्चा करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ वीड। क्लासिफिकेशन ऑफ वीड। और जो सॉइल साइंस अपना क्लास चल रहा है एप्लीकेशन पर, उसमें आज हम भारत की मिट्टियों का समापन करेंगे और उसके बाद हम आपको न्यूट्रिएंट वगैरह पढ़ाना शुरू कर देंगे। तो कुछ बच्चों की जो डिमांड थी कि सर न्यूट्रिएंट, और कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो बच्चों को समझ में नहीं आ रहे हैं, जैसे प्रदूषण वाला टॉपिक जो है सॉइल साइंस में, प्रदूषण वाला जो टॉपिक एजीटीए में दे रखा है, सारे टॉपिक वाइज हम आपको पूरा सब कुछ कराएंगे। जिस हिसाब से जो टॉपिक दिए हैं आपको कंप्लीट कराया जाएगा, 1% भी छोड़ा नहीं जाएगा। ठीक है, यहां पर हमने बात किया खरपतवारों का वर्गीकरण। अब हम इस खरपतवारों के वर्गीकरण में सबसे पहला आज की क्लास का बिंदु चर्चा में लेता हूं, पत्तियों की बनावट के आधार पर। पत्तियों की बनावट के आधार पर, पत्तियों की बनावट के आधार पर। अब जो पत्तियों की जो बनावट है, उसके आधार पर हम खरपतवारों को डिवाइड करते हैं, खरपतवारों को हम बांटते हैं। तो पत्तियों की बनावट के आधार पे बेस्ड ऑन टेक्सचर ऑफ लीव्स, बेस्ड ऑन टेक्सचर ऑफ
लीव्स, ये हमारा पहला आज का आधार है और इसमें हम दो प्रकार के खरपतवारों पर जिक्र करते हैं। एक होता है चौड़ी पत्ती वाला, तो पहला नंबर इसमें हम बनाते हैं ब्रॉड लीव, ब्रॉड लीव्स वीड, चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार, चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार, चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार। यहां से सीधा सीधा क्वेश्चन आ जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा चौड़ी पत्ती वाला खरपतवार है या कौन सा संकरी पत्ती वाला खरपतवार है। तो जब तक अगर हम इसको क्लियर करके नहीं चलेंगे तो शायद परीक्षा में हम कंफ्यूज हो जाएं। तो यहाँ पर हम सारी चीजों को क्लियर कर लेते हैं। जैसे चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों में हम किसे किसे देखते हैं। एक तो हम मकोए की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? मकोए की बात करते हैं। हम सत्यानाशी की साहब बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? सत्यानाशी की हम बात करते हैं साहब। हम जलकुंभी की भी बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं? जलकुंभी की भी बात कर लेते हैं साहब। हम नांगफनी की भी बात कर लेते हैं। हम बायसुरी की भी बात कर लेते हैं। हम बथुआ की भी बात कर लेते हैं। हम पत्थर चटा की भी बात कर लेते हैं। हम पत्थर चटा की भी बात कर लेते हैं। हम छोटी दुद्धि की भी बात कर लेते हैं। छोटी दुद्धि और बड़ी दुद्धि, यूफोर्बिया हिरटा, बड़ी दुद्धि की भी बात कर लेते हैं। ठीक है, छोटी दुद्धि और बड़ी दुद्धि की भी बात कर लेते हैं। हम कृष्ण नील की भी बात कर लेते हैं। कृष्ण नील की भी बात कर लेते हैं। हम जंगली चौलाई की भी बात कर लेते हैं। जंगली चौलाई की भी बात कर लेते हैं। हम लहसुआ की भी बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं? हम लहसुआ की भी बात कर लेते हैं। लहसुआ एक बीड होता है जिसको हम खाने के रूप में भी यूज करते हैं, कभी कभी पौष्टिक खाने के लिए, लहसुआ। और हम हिरणखुरी का भी प्रयोग कर लेते हैं। हम हिरणखुरी की भी बात कर लेते हैं। हिरणखुरी की भी हम बात कर लेते हैं। ये कुछ ऐसे खरपतवार हैं जिनका हम प्रयोग चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों के रूप में देखते हैं। किसके रूप में देखते हैं? चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों के रूप में हम इसका जिक्र करते हैं। यहां तक बात समझ में आ गई। ऐसे खरपतवार जिनकी पत्तियां चौड़ी हों उनको हम क्या बोलेंगे? ब्रॉडलीफ बीड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ब्रॉडलीफ, मतलब जिनकी पत्तियों का अगर हम टेक्सचर देखें तो पत्तियां कैसी हमें दिखाई देंगी? चौड़ी चौड़ी पत्तियां दिखाई देंगी। आप मकोई का पौधा देखना, सत्यानाशी का पौधा देखना, आप जलकुंभी का पौधा देखना, नांगफनी का देखना, बायसुरी का देखना, बथुआ का पौधा देखना, साथ ही साथ पत्थर चट्टा का पौधा देखना, छोटी दुद्धि, बड़ी दुद्धि, लहसुआ, जंगली चौलाई, कृष्ण नील, हिरणखुरी, ये सभी के सभी खरपतवार कैसे होते हैं? ये चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार होते हैं। इनको मारने के लिए हम 2,4-D नामक वीडीसाइड का प्रयोग कर लेते हैं। किसका? 2,4-D नाम का वीडीसाइड है जिसका हम लोग प्रयोग कर लेते हैं। ठीक है, इसमें कुछ खरपतवार जैसे जलीय खरपतवार है जलकुंभी, जिसके लिए चैनिंग एंड ड्रेजिंग सिस्टम हम प्रयोग करते हैं इसके कंट्रोल के लिए। वो सारी बातें हम कल की क्लास में करेंगे। आज बस हम इतना जानते हैं कि ब्रॉड लीफ वीड है। आप इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। सारी चीजें दिख रही हैं? हाँ, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिर मैं आपको नैरो लीव्स या सकरी पत्ती वाले खरपतवारों के ऊपर चर्चा करूंगा। तब तक के लिए आप लोग क्लास को शेयर भी करते रहिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे ताकि हमारी इस क्लास से जितना ज्यादा बच्चा जुड़ेगा उसको फायदा होता चला जाएगा। क्योंकि हिंदी मीडियम वाले बच्चों के साथ बड़ा अन्याय हो रहा है। उनको हिंदी मीडियम बोलकर और अंग्रेजी मीडियम का नोट्स को गूगल ट्रांसलेट करके पढ़ाया जा रहा है, ताकि वो इतनी खतरनाक हिंदी हो जा रही है जो बच्चा समझ में ही नहीं पा रहा है। और क्लास में कुछ और बच्चे को बताया जा रहा है और नोट्स कुछ और दे रहा है। जो हिंदी भाषा का बच्चा, उसका एग्रीकल्चर पोर्शन वीक था, उसका सबसे बड़ा कारण था यूपी SSSC ने धोखेबाजी की थी। क्योंकि 2018 के टीए में सिलेबस कुछ और रखा और 2024 के टीए में कुछ और सिलेबस रखा।
जो बच्चे 18 में तैयारी किए थे वो एग्रीकल्चर को छोड़ के तैयारी किए थे, क्योंकि सीसेट वाले सब्जेक्ट आ रहे थे उसमें। तो अचानक जो हमारे डिग्री कॉलेज के जो बच्चे हैं, जो ग्रेजुएशन के टाइम अच्छी तरीके से एग्रीकल्चर को नहीं पढ़े थे, उनके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ सिलेबस चेंज होने के बाद। और उसकी बात तो छोड़ दीजिए, वो बच्चों ने भरोसा जताया कि साहब इन सर के पास अगर हम पढ़ेंगे तो ये सर वादा किए हैं कि हिंदी में पढ़ाएंगे हम। परंतु कुछ सर ने क्या किया कि उत्तर प्रदेश की वैकेंसी और राजस्थान का सिलेबस चला रहे हैं, उत्तर प्रदेश की वैकेंसी एमपी का सिलेबस चला रहे हैं, उत्तर प्रदेश की वैकेंसी उसको उत्तर प्रदेश की वैकेंसी को एमएससी और टीए को साथ में बिठा के पढ़ाया जा रहा है, एक साथ सिलेबस चलाया जा रहा है, जबकि दोनों में सिलेबस में कितना जमीन आसमान का अंतर है। तो आप लोग अभी भी वक्त है कि आप सही समय पर मेहनत अपनी सही दिशा में कर लीजिए, नहीं तो ऐसा होगा ना कि आप फंस जाओगे, आप भोले भाले हो और एग्जाम आपका नजदीक आ गया अचानक, फिर आप क्या करोगे। तो अभी से आप प्रिपरेशन करिएगा ताकि आपके आने वाले एग्जाम में आपको कोई भी दुविधा ना झेलनी पड़े। जहां आपको समझ में आ जाए आप बढ़िया तरीके से कंटेंट को उठा लो और पढ़ाई करो। कंटेंट जहां से उठाओ, बस ध्यान देना कि कंटेंट में सही होने की श्योरिटी ज्यादा हो। बस ये नहीं कि इधर उधर का कंटेंट रैंडम उठा लिए और पता लगे गलत सलत डेटा दिया हुआ आप रट लो, क्योंकि गलत चीज आप एक बार रट लोगे फिर दोबारा उसको एडिट नहीं कर पाओगे जल्दी दिमाग में। ठीक है, हम बात करते हैं दूसरा, नैरो लीव्स। जो सेकेंड एग्जाम्पल है नैरो लीव्स। आप 2-3 साल पहले की बात करो तो जींस, आप जिसको पैंट बोलते हो ना, पहनते हो, तो जींस की पैंट बहुत ज्यादा चर्चा में चलती थी, नैरो वाली, जिसको जब आप पहनते थे तो जो हमारे पैर की जो एड़ी होती है उसके ऊपर वो जो पैंट होती थी इस प्रकार से, आपने देखा होगा, ये मान लो ये इस प्रकार से, ये इस प्रकार से पैंट थी कोई, ठीक है, ये पैंट मान लो है। तो यहां से ये देखो नैरो, इसको हम लोग बोलते थे जब जाते थे शॉप पे तो कहते थे नैरो जींस दिखा दीजिए। नैरो का मतलब ये पैर की एड़ी के जस्ट ऊपर का जो भाग होता है वो सकरा था, पतला था, जिसको हम लोग क्या बोलते थे, नैरो जींस। ठीक है, इसी तरीके से हम यहाँ पर नैरो लीफ की बात कर रहे हैं, मतलब सकरी पत्ती की बात कर रहे हैं, सकरी या पतली पत्ती वाले, संकरी या पतली पत्ती वाले, पतली पत्ती वाले खरपतवार, पतली पत्ती वाले खरपतवार, खरपतवार। यहां तक बात समझ में आ गई कि हमने जो जींस का एग्जाम्पल आपको दिया शायद आप इसको याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं। तो नैरो लीव्स की जब हम बात किए, सकरी पत्ती वाले खरपतवारों की बात किए, तो यहां पर उदाहरण के तौर पे अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं दूब घास। आप दूब घास का पौधा देखोगे आपको कैसा दिखेगा, उसकी पत्तियां जो होती हैं पतली पतली दिखेंगी, दिखेंगी कि नहीं दिखेंगी, बिल्कुल पतली पतली आपको पत्तियां दिखेंगी। उसके बाद टाइगर घास, घास जिसको कहते हैं ना, टाइगर घास, टाइगर घास जिसको हम कांस कहते हैं, जिसका प्रयोग पुराने समय में हम लोग छत में छप्पर के रूप में बनाते थे ना, छप्पर बनाते थे। आजकल तो छप्पर का प्रचलन बहुत कम हो गया है, प्रधानमंत्री आवास योजना जब से आई है, ठीक है, इससे पहले भी इंदिरा आवास योजना चलती थी, बहुत सारी सरकार के द्वारा योजनाएं चलाई गई, जिससे अब छप्पर का जो आप प्रचलन देखोगे गांव में बहुत कम हो गया है। बहुत ना के बराबर आप गांव में घुस जाओगे, जहां जानवर का आवास है वहां छप्पर आपको दिखेंगे, बाकी जहां मानव मतलब इंसान जहां निवास कर रहा है बहुत कम आपको छप्पर दिखेंगे। ठीक है, तो टाइगर घास की बात कर लिए हम लोग। बरू घास, बरू घास या जिसको जॉनसन घास कहते हैं, जॉनसन घास बोलते हैं, सोरगम हेल्पेंस बोलते हैं, जंगली जई बोलते हैं, जंगली जई बोलते हैं, गेहूंसा बोलते हैं जिसको हम फेलेरिस माइनर कहते हैं, क्या बोलते हैं, गेहूंसा बोलते हैं। उसके साथ साथ जंगली धान बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, जंगली धान। और मोथा, क्या बोलते हैं, मोथा बोलते हैं साहब, मोथा। ये सारी चीजें हमने देखा कि ये सकरी पत्ती वाले
उदाहरण दे दिए। कौन से? सकरी पत्ती वाले उदाहरण दे दिए। अब कभी कभी सकरी पत्ती वालों के उदाहरण में कुछ और भी आ जाते हैं, जैसे लेमन ग्रास। लेमन ग्रास, हालांकि इसका प्रयोग हम लोग औषधीय पौधे के रूप में भी करते हैं, परंतु कई बार यहां से क्वेश्चन आया है कि लेमन ग्रास सकरी पत्ती वाला खरपतवार है। कैसा है? सकरी पत्ती वाला खरपतवार है लेमन ग्रास। आप इसको याद रखोगे, ठीक है, आप इसको याद रखोगे। कांस को याद रखोगे, दूब घास को याद रखोगे, गेहूंसा को याद रखोगे, जंगली धान को आप याद रखोगे, आप मोथा को याद रखोगे, क्योंकि ये भी क्या है? एक सकरी पत्ती वाला खरपतवार है। आप इनको सभी को याद रखोगे, क्योंकि यहां से जब कभी भी प्रश्न आएगा आपका गलत नहीं होना चाहिए। चाहे सकरी पत्ती पूछ ले, चाहे चौड़ी पत्ती पूछ ले, वो कुछ भी पूछ ले, अगर हम समझ के सारी चीजें पढ़े हैं, हम जानकर सारी चीजें पढ़े हैं, एग्जाम में बिल्कुल हमारा गलत नहीं होगा। यदि हमने ठान लिया मन में कि हम 100 में 100 करके आएंगे, तो डेफिनेटली हम करके आएंगे। किसी की औकात नहीं कि हमको रोक ले। बस आप मन में ठान लो, आप अपने आप को कम मत समझो। हिंदी भाषा वाले विद्यार्थियों, आप अपने आप को बहुत छोटा आंक लिए हो, ऐसा कभी नहीं करना, बिल्कुल कदापि ऐसा सोचना ही नहीं है दिमाग में। जब तक वाईडी एग्रीकल्चर एकेडमी है, हिंदी मीडियम वाला बच्चा कभी अपने आप को छोटा नहीं मापेगा। हम आपको इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे से आगे लेकर के जाएंगे, बस आप सहयोग और समर्थन बनाए रहिएगा। जब तक एजीटीए का पेपर होगा, हम आपको धुरंधर बना देंगे अपनी फील्ड का, एकदम परफेक्ट। आप इंग्लिश में, हिंदी में झर्राटे काट दोगे, अंग्रेजी एग्रीकल्चर का आपसे जो भी पूछा जाएगा आप सब बता दोगे, क्योंकि सब्जेक्ट को सब्जेक्ट की तरह पढ़ना है, रटना नहीं है अपने को। हर एक चीजों को हम आपके दिमाग में पिरो देंगे, बस हाँ आप मन से बस पढ़ाई करिएगा। यहाँ पर हमने ब्रॉड लीफ और नैरो लीफ वाली झंझट को समाप्त कर दिया। ये बड़ा टास्क होता है जब हम विद्यार्थी जीवन में कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं। ब्रॉड लीफ और नैरो लीफ, इनसे बड़े कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन बनते हैं। जो मैंने आपको उदाहरण लिख दिए, आप इन्हीं को रट लो। मैं दावे के साथ कहता हूं कि इससे बाहर नहीं जाएगा क्वेश्चन, क्योंकि मैं सारे प्रीवियस ईयर के पेपर छान के ही आपको क्लास में आता हूं कि हाँ इस वाले क्लास से कौन सा प्रश्न आया हुआ है। तो प्रीवियस ईयर का पेपर देखता हूं, तब जाके अगर मेरे नोट्स में प्रीवियस ईयर वाला क्वेश्चन आया है तो मैं उसको बोल्ड कर लेता हूं। यदि कोई क्वेश्चन ऐसा है जो मेरे नोट्स में नहीं है, पास्ट के नोट्स में नहीं है, तो मैं उसको इंक्लूड करता हूं, तुरंत उसको लिख के आगे ईयर की ये क्वेश्चन इस साल आया है। ठीक है, इससे क्या होता है, हमारा नोट्स जो है आने वाले समय में जो बच्चों को मिलेगा उनको अपडेट होकर मिलेगा। ठीक है, बहुत से बच्चे कहते हैं कि सर आपकी बुक नहीं है क्या? तो कोई हमारा बुक नहीं है, और बहुत जल्द आपको वाईडी एग्रीकल्चर एकेडमी के नाम से प्रैक्टिस सेट आपको बहुत जल्द मार्केट में देखने को मिलेगा, और वो भी बहुत ही कम प्राइस पे, जो हर एक बच्चा खरीद सकता है इतनी प्राइस में। मतलब कागज का पैसा निकल आए, बस आप उतने में आपको मिल जाएगा। बस इतना मैंने आपको संकेत दे दिया कि जो कागज लगेगा उसका पैसा निकल आए, बस आपको नोट्स मिल जाएगा। ठीक है, अब आप समझ सकते हो कि वाईडी एग्रीकल्चर एकेडमी के ये जो आइडिया हैं, ये कृषि के क्षेत्र में एक नई क्रांति का रूप लेने वाला है। और हर एक घर का बच्चा, चाहे वो निम्न आर्थिक स्थिति से गुजर रहा हो, हर एक बच्चे को मौका मिलेगा कि आप भी सरकारी नौकरी में उतनी ही भागीदारी रखती हो जितना कि बड़े घर का बच्चा रखता है। ठीक है, ये पैसा अब बीच में कारण नहीं आएगा, फैक्टर नहीं आएगा सब सक्सेस होने में। ठीक है, आगे हम बात करते हैं मृदा व जलवायु के आधार पर खरपतवारों का वर्गीकरण। मृदा व जलवायु के आधार पर, मृदा व जलवायु के आधार पर, जलवायु के आधार पर वर्गीकरण। अब ये साहब क्या आ गया, तो ये देखते हैं इसका मामला क्या कह रहा है ये कि मृदा व जलवायु के आधार पर वर्गीकरण। तो क्लासिफिकेशन of weed based on soil and climate। सॉयल एंड क्लाइमेट। अब जब हम क्लाइमेट लिखते हैं तो वो आप एक शॉर्ट वीडियो देखते हैं होंगे ना, वो बताता है ना क्लाइमेक्स अभी बाकी है। ऐसी फीलिंग आती है कि आपके अंदर कि जब क्लाइमेट लिखते हो तो क्लाइमेक्स वाला
बिल्कुल आती होगी, अगर आप देखते होंगे तो आपके अंदर फीलिंग वैसी आती होगी। ठीक है, यहां तक हमने बात कर लिया कि मृदा व जलवायु के आधार पे खरपतवारों का वर्गीकरण। ये नए नए वर्गीकरण हो सकता है आपको देखने को मिला हो, क्योंकि हम आपके सामने वो तथ्य उजागर कर देंगे जो यूपी ट्रिपल एससी को बहुत ज्यादा पसंद है। ठीक है, यूपी ट्रिपल एससी पेपर अजीबोगरीब बनाती है, ये बात ध्यान रखना, तो तैयारी अपनी उसी हिसाब से करनी है। हम बात करते हैं कि मृदा व जलवायु के आधार पर वर्गीकरण, तो इसमें पहला नंबर आता है जलमग्न खरपतवार। जलमग्न खरपतवार, वाटर लॉक्ड वीड। या इनको हम कह सकते हैं वाटर लविंग वीड, जलमग्न खरपतवार। ठीक है, अब जलमग्न खरपतवार की जब हम बात करते हैं तो यहां पर साहब उदाहरण के तौर पे अगर हम लिखते हैं तो सबसे पहले आता है एक तो जंगली धान, और दूसरा आता है जलकुंभी। क्या आता है? जलकुंभी, जलकुंभी। ठीक है, यहां से हम बात करते हैं जलकुंभी, इसका नाम क्या होता है? तो ये था विदेशी खरपतवार। कैसा था? विदेशी खरपतवार था, विदेशी खरपतवार है। ठीक है, कहां से आया? विदेश से आया। इसका आगमन कहां से हुआ? इसका आगमन की अगर हम बात करते हैं तो इसका आगमन हुआ विदेश से। कहां से हुआ? विदेश से। विदेश से इसका आगमन हुआ। ठीक है, आगमन हुआ इसका विदेश से, किस रूप में? सजावटी पौधे के रूप में, सजावटी पादप के रूप में, सजावटी पादप के रूप में इसका आगमन हुआ, परंतु ये क्या बन गया? ये खरपतवार बन गया, खरपतवार का रूप ले लिया। कहां आकर? भारत के अंदर आके ये खरपतवार का रूप ले लिया। इसको बोलते हैं टेरर ऑफ बंगाल। क्या इसको बोलते हैं? टेरर ऑफ बंगाल, मतलब बंगाल का आतंक। क्या बोलते हैं? बंगाल का आतंक। क्यों आतंक बोलते हैं? जरा ध्यान देना, इसको बंगाल का आतंक हम क्यों कहते हैं? क्योंकि बंगाल में हुगली नदी के आसपास वाले क्षेत्र में, तालाबों में, जलाशयों में ये आ जाता है, भयंकर पूरे जलाशय को घेर लेता है, और उस जलाशय के अंदर जो जलीय जीव होते हैं उनमें ऑक्सीजन, जो जल होता है उसमें ऑक्सीजन की कमी आ जाती है, और ऑक्सीजन की कमी के अभाव में वो क्या होते हैं? दम तोड़ने लगते हैं। इसीलिए इसको कहते हैं बंगाल का आतंक, टेरर ऑफ बंगाल। इसको अंग्रेजी में वाटर हाइसेंथ कहते हैं। अंग्रेजी में इसको क्या कहते हैं? वाटर हाइसेंथ इसको बोलते हैं। और इसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है? इकोर्निया क्रैसिप्स। क्या नाम होता है? इकोर्निया क्रैसिप्स इसका नाम होता है। इकोर्निया क्रैसिप्स, इकोर्निया क्रैसिप्स इसका नाम होता है। अब अगर हम इसकी बात करें कि इसका नियंत्रण हम कैसे करते हैं, इसकी रोकथाम कैसे करते हैं, तो इसकी रोकथाम एक तो हम बात करते हैं चैनिंग एंड ड्रेजिंग, चैनिंग एंड ड्रेजिंग, ये अब बहुत इंपॉर्टेंट है। चैनिंग एंड ड्रेजिंग सिस्टम, जैसे जलाशयों में रस्सी फेंक दिए, चैन फेंक दिए और इसको फंसा के धीरे धीरे बाहर की ओर खींच लिए, ये है चैनिंग एंड ड्रेजिंग सिस्टम। दूसरा है 2,4D शाकनाशी का उपयोग, शाकनाशी का उपयोग, एक तो ये उपयोग वाला मामला आ गया। तो यहां पर ये हमने देखा कि जो जलमग्न खरपतवार हैं, वाटरलॉक वीड हैं,
जिनमें जंगली धान और जलकुंभी के बारे में हमने बात किया। और जलकुंभी से जो क्वेश्चन बन सकते थे, यहीं तक आपके जलकुंभी में क्वेश्चन बनेंगे और दम तोड़ देंगे। जलकुंभी का प्रयोग हम लोग वर्मी कंपोस्ट बनाने के रूप में भी करते हैं, जलकुंभी का प्रयोग खाद के रूप में भी करते हैं। ऐसा छत्तीसगढ़ के वैज्ञानिकों ने हमको बताया। जो जलकुंभी के पत्ते हैं, इसकी पत्तियों का उपयोग, पत्तियों का उपयोग हम किस रूप में करते हैं? खाद निर्माण में, खाद निर्माण में। जो बेचारा किसान होता है, वो खेत में खाद डालने के लिए इसकी पत्तियों का उपयोग कर लेता, सड़ा गला देता है। क्योंकि उर्वरक इस समय क्या है, आसमान छू रहे हैं। उर्वरकों की रेट पर जाओगे तो आसमान छू रहे हैं। डीएपी की कीमत फिर 250 रुपया बढ़ने वाली है, और बढ़ भी गई है, शायद जनवरी से बढ़ने वाली है। तो मान के चलो अभी से ही दुकानदार बढ़ा दिए। डीएपी 1000 रुपए के ऊपर डीएपी की कीमत। अब छोटा किसान, जो लघु और सीमांत किसान, कैसे डीएपी का उपयोग कर पाए? नहीं कर पाएगा ना। इसलिए उत्तर भारत के किसानों की स्थिति हमेशा ऐसी रहेगी, क्योंकि पॉलिसीज ऐसी हैं उत्तर भारत के किसानों के ऊपर, गवर्नमेंट के द्वारा ऐसी पॉलिसीज हैं जिससे किसान पनप ही नहीं सकता। अगर किसान को पनपना है तो खेती के साथ साथ उसको कहीं अदर जगह संलग्न होना पड़ेगा, जिससे उसकी जो आर्थिक जो स्रोत है, आय है, वो बंटवारे से आए, इधर उधर से आ जाए। केवल डिपेंडेंस नहीं होना चाहिए खेती पर। जैसे हमारे समाज में क्या होता है, उत्तर भारत में क्या होता है, मान लो घर में पिताजी खेत में करने वाले और 4 ठो उनके बच्चे हैं, तो बच्चे क्या हैं? बेरोजगार हैं। खिला कौन रहा है? पिता। एक कमाने वाला, खाने वाला 6, क्योंकि माता पिता और 4 बच्चे। और इन केस अगर दादी बाबा हैं तो 8 हो गए। कमाने वाला 1, खाने वाले 8। तो बेरोजगारी तो बढ़ेगी, आर्थिक स्थिति तो डाउन होगी, क्योंकि एक कहां तक भरेगा बेड़ा, कहां तक पार करेगा। और हमारे समाज में ऐसा होता ना कि हम अभी बच्चे अभी काम नहीं करने जाएंगे, या हम ऐसा नहीं करेंगे। सब लोग अपने एज के हिसाब से अपनी आर्थिक गतिविधियों में संलग्न हो जाएं, ताकि हमको बेरोजगारी का पल एहसास ना हो कि हम बेरोजगार हैं। ठीक है, आज के समय में बेरोजगारी एक बहुत बड़ा जहर है। अगर हम बात करें कि बेरोजगारी आने का कारण, तो बेरोजगारी आने के 2 कारण होते हैं। एक तो जनसंख्या का अंधाधुंध बढ़ना, दूसरा हमारे अंदर स्किल्स का कम होना। अगर हमारे अंदर स्किल्स ही नहीं है तो हम बेरोजगार हैं, चाहे हम कुछ भी कर लें, हम बेरोजगार ही रहेंगे। तो यहां तक हमने बात कर लिया जलमग्न खरपतवार। अब हम शुष्क भूमि के खरपतवार की बात करेंगे। आप फटाफट से इसको लिख लीजिएगा। चलिए, अब हम बात करेंगे शुष्क भूमि के खरपतवार। ठीक है, क्या बात करेंगे? शुष्क भूमि के खरपतवार। शुष्क भूमि के खरपतवार। ड्राईलैंड वीड। शुष्क भूमि के खरपतवार की अगर हम बात करें तो कौन कौन से शुष्क भूमि के खरपतवार आ जाएंगे, जरा हम देखते हैं। ठीक है, शुष्क भूमि के खरपतवार की हम बात करते हैं। अब हम बात करेंगे शुष्क भूमि, जो ऐसे खरपतवार जो शुष्क भूमियों पर उगते हैं, जैसे नांगफनी। नांगफनी, ठीक है। नांगफनी के साथ साथ वायसुरी, वायसुरी, जवासा, जवासा, झरवेरी, झरवेरी। ठीक है, ये जो खरपतवार हैं ये शुष्क भूमियों में उगते हैं। ऐसे खरपतवार ये होते हैं, इनकी पत्तियां जो होती हैं कांटों में बदलने लगती हैं, बाष्पोत्सर्जन इनमें कम होता है, क्योंकि पत्तियां किसमें बदल जाती हैं? कांटों में बदल जाती हैं, इसलिए इनमें बाष्पोत्सर्जन कम होता है और ये शुष्क भूमि में अच्छी तरीके से जीते रहते हैं। तो ये हैं शुष्क भूमि के खरपतवार जो ड्राई लैंड एग्रीकल्चर में आपको देखने को मिलेंगे, जिनको हम बोलते हैं नांगफनी, बाईशुरी, जवासा, झरबेरी। ये हमेशा और हमेशा शुष्क भूमि में ही आपको देखने को मिलेंगे। आप फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्लास को शेयर करिएगा ताकि अधिक से अधिक बच्चा हमारी इस क्लास से जुड़ सके।
चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। अगले कुछ पॉइंट्स पर डिस्कशन हम लोग करते हैं। जैसे हम बात करते हैं कृषित क्षेत्र के खरपतवार। ठीक है, कृषित क्षेत्र के खरपतवार। कृषित क्षेत्र के खरपतवार कल्टीवेटेड लैंड वीड। ठीक है, कल्टीवेटेड लैंड वीड कृषि क्षेत्र के खरपतवार, एग्रीकल्चरल लैंड वीड। तो कृषि क्षेत्र के जो खरपतवार होते हैं कौन कौन से होते हैं? तो कृषि क्षेत्र के खरपतवार की हम बात करते हैं हिरणखुरी, बथुआ, कृष्णनील, हिरणखुरे, गेहूंसा, गेहूंसा के बारे में बात कर लिए हम लोग। उसके साथ साथ अदर भी कुछ बीड हैं जिनके बारे में हम चर्चा में लेंगे उनको। जंगली धान, मोथा, ठीक है। ये कुछ ऐसे खरपतवार हैं जो किसके साथ उगते हैं? कृषित फसलों के साथ उगते हैं। जो कृषि फसलें होती हैं उनके साथ हमको देखने को मिलते हैं, जैसे कासनी, कासनी। ठीक है, ये ऐसे खरपतवार कुछ हैं जो हमें देखने को मिलते हैं कृषित फसलों के साथ। अब हम बात करते हैं अकृषित फसलों के साथ। ऐसे कुछ खरपतवार हैं जो अकृषित फसलों के साथ उगते हैं। आकृषित क्षेत्र के खरपतवार, आकृषित क्षेत्र के खरपतवार। आकृषित क्षेत्र के खरपतवार की हम बात करते हैं अनकल्टिवेटेड लैंड वीड। जो कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है आपका गाजर घास। क्या होता है? गाजर घास होता है। उसके बाद आपका नांगफणी होता है, कांस होता है, जलकुंभी होता है, धतूरा होता है, धतूरा होता है। ये कुछ खरपतवार ऐसे होते हैं जो अकृषित फसलों के साथ, मतलब कृषि फसलों के साथ ना उगकर जंगली जमीनों पे, खाली पड़े जमीनों पे, रोड के साइड में ये खरपतवार उगते हैं। रोड के साइड में खरपतवार उगते हैं, ये बात हमने बता दी आपको। अब हम बात करते हैं कि रोड के साइड की अगर हमने बात की तो एक क्वेश्चन मैं आपसे इन जनरल पूछ रहा हूं। जैसे मान लो, ये मान लो कोई हाईवे है, इस हाईवे के बीच में ये पट्टी पड़ी हुई है। ठीक है, ये हाईवे है पूरा, ये 2 लेन हाईवे है, और इसके बीच में जो पट्टी पड़ी है उस पर मान लो इस प्रकार से ये आपकी वनस्पति उगी हुई है। आप जाते होंगे हाईवे पे ट्रेवल करते हुए तो आपको इस प्रकार से ये वनस्पति उगी हुई मिलती होगी। इस प्रकार से वनस्पति उगी हुई मिलती होगी। हाईवे पर जब आप ट्रेवल करते हुए जाते हैं तो बीच में ये वनस्पति उगी हुई होती है। इधर भी मोटर गाड़ी चलती है। जैसे मान लो ये एक हाईवे है, क्या है? एक हाईवे है। ठीक है, और ये आपके बीच का डिवाइडर है, और यहां पर मान लो कोई इस प्रकार से ये मोटर गाड़ी जा रही है, कोई ये वाहन आपको जाते हुए दिखेंगे इस प्रकार से। ठीक है, ये वाहन जाते हुए दिख रहा है। ये जो बीच में पट्टी पड़ी होती है इस पर पेड़ पौधे लगे होते हैं, ये किसको इंडिकेट करती है?
ये किसको इंडिकेट करती है, आपको ये बताना है। तो इसको क्या बोलते हैं, ये जो बीच में डिवाइडर बना होता है इसको क्या बोलते हैं, आप लोग फटाफट से कमेंट करिएगा। हालांकि ये एग्रोनॉमी के पोर्शन में नहीं आता है, परंतु ये इन्वायरमेंट इकोलॉजी के टॉपिक में जरूर आता है। हमने आपसे पूछा जो हाईवे के बीच में जो पट्टी पड़ी होती है ना, इस पट्टी पे जो हरे पेड़ पौधे लगे होते हैं, इनको हम एक टर्म स्पेशल प्रयोग करते हैं, उस टर्म को हम क्या कहते हैं, तो इनको हम बोलते हैं ग्रीन मफलर। क्या बोलते हैं, ग्रीन मफलर। उत्तर इसका क्या होगा, ग्रीन मफलर। ग्रीन मफलर इनको हम बोलते हैं, ध्यान देना। और ये किसका काम करते हैं, ये ध्वनि प्रदूषण को भी कवर करते हैं, ध्वनि प्रदूषण को कवर करते हैं, नॉइस पोल्यूशन को क्या करते हैं, ये कवर करते हैं। तो आज से अगर आपसे कोई पूछे कि डिवाइडर पे जो पौधे लगे होते हैं उन पेड़ पौधों को हम क्या कहते हैं, तो ग्रीन मफलर कहते हैं। इस बात को आप ध्यान रखोगे। यहां तक हमने बात कर ली। अब हम बात कर लेते हैं कुछ खरपतवारों के प्रवर्धित भाग पर, जैसे उनका प्रवर्धन किससे होता है। तो हम बात करते हैं खरपतवारों का प्रवर्धन। खरपतवारों का प्रवर्धन, खरपतवारों का प्रवर्धन। तो खरपतवारों का प्रवर्धन, प्रोपगेशन ऑफ बीट्स। तो खरपतवारों का जो प्रवर्धन होता है वो किसके किसके द्वारा होता है, ये अपने को यहाँ पर चर्चा में लेना है और इस पर बातें करनी है। तो हम देखते हैं मोस्टली जो खरपतवार होते हैं वो सीड के द्वारा प्रवर्धित होते हैं। किसके द्वारा, तो लिखेंगे मुख्यतः खरपतवारों का प्रवर्धन बीजों द्वारा होता है। लिखेंगे मुख्यतः खरपतवारों का प्रवर्धन, खरपतवारों का प्रवर्धन बीजों द्वारा होता है, बीजों द्वारा होता है। परंतु कुछ खरपतवारों का प्रवर्धन, परंतु कुछ खरपतवारों का प्रवर्धन, परंतु कुछ खरपतवारों का प्रवर्धन बीज एवं वानस्पतिक भागों द्वारा होता है, बीज एवं वानस्पतिक भागों द्वारा होता है, बीज एवं वानस्पतिक भागों द्वारा होता है, भागों द्वारा होता है, जिन्हें वेजिटेटिव प्रोपगुल्स बोलते हैं। जो भाग होते हैं वानस्पतिक भागों द्वारा होता है। जब हम बीजों की बात करते हैं तो फसल की तुलना में ज्यादा बीज का प्रोडक्शन करते हैं खरपतवार। जैसे हम बात करते हैं कि हिरनखुरी जो होता है बहुत ज्यादा बीज का प्रोडक्शन करता है। बथुआ 72,000 बीज का प्रोडक्शन करता है। धतूरा 13,900 बीज का प्रोडक्शन करता है। गेहूंसा 300 से लेकर 400 बीज का प्रोडक्शन करता है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे बीज हैं जो आपके अमरेंथस सबसे ज्यादा बीज का प्रोडक्शन अमरेंथस करता है, 1,96,000 बीज का प्रोडक्शन करता है। तो ऐसे खरपतवार जो बीजों का निर्माण करते हैं वही बीज क्या होते हैं, हार्डी नेचर के होते हैं, बहुत कठोर बीज होते हैं और अल्प अवधि की सुसुप्तावस्था होती है, उसके बाद तुरंत जम जाते हैं। इतने खतरनाक होते हैं, उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ऐसे कुछ खरपतवार ऐसे होते हैं जिनका बीज और वनस्पतिक भाग दोनों द्वारा खरपतवार का प्रवर्धन होता है। तो जैसे हम बात करते हैं तो दूब घास, दूब घास, कांस, बरू घास जिसको जॉनसन घास भी कहते हैं, जॉनसन घास भी कहते हैं, सोरगम हेल्पेंस, इनका जो प्रवर्धन होता है वो राइजोम द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है,
राइजोम द्वारा होता है, राइजोम द्वारा होता है। किसके द्वारा? राइजोम द्वारा होता है। परंतु दूबघास में राइजोम और रनर दोनों द्वारा होता है। तो कभी कभी राइजोम का भी उदाहरण आ जाएगा आपके सामने, और कभी कभी राइजोम ना दे करके रनर्स का भी आ जाता है, और कभी कभी दोनों दे दे के आपको दोनों पूछ लेता है। तो दूबघास के केस में आपका रनर्स भी आएगा और राइजोम भी आएगा। इस बात को आप ध्यान पूर्वक बिठा लेंगे मन में, ठीक है, ध्यान पूर्वक आप मन में बिठा लेंगे कि ऐसा हो सकता है हमको मिल जाए। अब उसके बाद मोथा आता है, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वही हम आपको लिखाएंगे। मोथा, मोथा का प्रयोग हम किस में करते हैं? ट्यूबर। जो मोथा का ट्यूबर होता है, ये जो मोथा का ट्यूबर होता है, ट्यूबर का प्रयोग हम लोग अगरबत्ती बनाने में भी करते हैं। किसके? अगरबत्ती बनाने में भी करते हैं इसका प्रयोग। तो ये भी ध्यान दे लेना कि मोथा का ट्यूबर होता है, ट्यूबर का प्रयोग हम अगरबत्ती बनाने के रूप में भी करते हैं। तो यहां तक हमने मोथा के बारे में भी जानकारी ले ली कि मोथा का प्रवर्धन हम किससे करेंगे? ट्यूबर द्वारा बोलेंगे। अब पत्थर चट्टा की बात कर लें, पत्थर चट्टा की बात कर लें। पत्थर चट्टा की अगर हम बात कर लें तो पत्तियों द्वारा, किसके द्वारा? पत्तियों द्वारा होता है। किसका? पत्थर चट्टा का पत्तियों द्वारा होता है। आप फटाफट से इसको देख लेना कि पत्थर चट्टा का किसके द्वारा होता है? पत्तियों द्वारा होता है। अब हॉकबीड एक आता है, हॉकबीड, हॉकबीड किसका? हॉकबीड आता है। हॉबीड या हॉकबीड? हॉकवीड बहुत ज्यादा चर्चा में रहता है, HAW, हॉकबीड। इसका जो प्रवर्धन होता है हॉकबीड का, वो सकर द्वारा होता है। सकर्स किसके द्वारा होता है? सकर्स के द्वारा होता है। इस बात को आप फटाफट से बिठा लेना। जलकुंभी बहुत बार पेपर में आया हुआ है। जलकुंभी का जो प्रवर्धन होता है वो किसके द्वारा होता है? तो जलकुंभी का होता है ऑफशूट। किसके द्वारा होता है? ऑफशूट के द्वारा होता है। ऑफशूट के द्वारा होता है। आप फटाफट से ऑफशूट के बारे में देख लेंगे, ठीक है। तो ऑफशूट के द्वारा जलकुंभी का, सकर्स के द्वारा हॉकबीड का, पत्तियों द्वारा पत्थर चट्टा का, उसके बाद ट्यूबर का मोथा, और राइजोम और रनर्स से दूब घास में, और कांस और बरू घास जिसको जॉनसन घास बोलते हैं, ये राइजोम के द्वारा होता है। यहां तक की चर्चा हमने आपकी क्लास में कर लिया। वीड का हमने पूरा क्लासिफिकेशन देख लिया। अब हम एक छोटा सा टॉपिक लाएंगे, बीज खरपतवारों का आर्थिक महत्व। पहले आप इसको नोट कर लीजिएगा, फिर मैं आपको खरपतवारों का आर्थिक महत्व पढ़ाता हूं। आप फटाफट से इसको नोट कर लीजिएगा, फिर अपनी जो चर्चा होगी वो आर्थिक महत्व को लेके होगी। फटाफट से आप इसको नोट कर लीजिएगा, फिर हम आर्थिक महत्व के ऊपर चर्चा करेंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट हमने आपको ये टॉपिक पढ़ाया है, यहां से क्वेश्चन आता है और गलत नहीं होना चाहिए। यहां से प्रश्न जब आएगा, अगर गलत कर दोगे तो फिर एग्जाम में आप कहीं ना कहीं दूर नजर आओगे, ठीक है। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम बात करते हैं इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ वीड, खरपतवारों का आर्थिक महत्व। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ वीड, इंपॉर्टेंस ऑफ वीड, खरपतवारों का आर्थिक महत्व। खरपतवारों का आर्थिक महत्व, आर्थिक महत्व। तो आर्थिक महत्व क्या है इसका, या हम इस हेडिंग को ये भी बना सकते थे, खरपतवारों के लाभ, ठीक है, कि खरपतवारों के लाभ क्या है। नुकसान तो होते होते हैं, और लाभ क्या होता है इस पर भी अपने को नजर डालनी है। तो क्या नजर डालनी है जरा देखते हैं। तो खरपतवारों का इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ वीड, खरपतवारों का आर्थिक महत्व। तो सबसे पहले की हम बात करते हैं तो इसका आर्थिक महत्व में कुछ चीजें आएंगी, जैसे ल्यूकास स्पेरा।
ल्यूकास एस्पेरा। ल्यूकास एस्पेरा एक खरपतवार है। ल्यूकास एस्पेरा खरपतवार। क्या इसका लिखेंगे? सांप काटने पर या सांप काटने से या सांप के विष को दूर करने के लिए इसका औषधि रूप में प्रयोग करते हैं, तो लिख देंगे स्नेक वाइट बनाने में। स्नेक वाइट के निर्माण में। ठीक है, स्नेक वाइट के निर्माण में। जो ल्यूकास स्पेरा होता है, जब मनुष्य को सांप वगैरह काट लेता है तो इस खरपतवार का प्रयोग हम लोग उसकी औषधि के रूप में करते हैं। दूसरा हम बात करते हैं स्ट्राइगा। स्ट्राइगा, हम लोग स्ट्राइगा खरपतवार के बारे में जानते हैं। क्या जानते हैं स्ट्राइगा खरपतवार को? अर्ध जड़ परजीवी होता है, ज्वार बाजरा मक्का में लगता है। इसमें सुसाइडल जर्मिनेशन यानी कि आत्मघाती अंकुरण होता है स्ट्राइगोल की वजह से। तो स्ट्राइगा खरपतवार का हम लोग प्रयोग करते हैं मधुमेह रोगियों के लिए उपयोगी। मधुमेह रोग में उपचार। मधुमेह रोग में उपचार, इसका उपचार के लिए प्रयुक्त। मधुमेह रोग में उपचार के लिए उपयुक्त कौन सा? स्ट्राइगा। यहां पर ध्यान देंगे स्ट्राइगा। तीसरा सैंजी सत्यानाशी अडूसा। अडूसा, अजीब अजीब नाम आपको देखने को मिलेंगे। अडूसा क्षारीय भूमि सुधारक खरपतवार। क्या है? क्षारीय भूमि सुधारक। क्षारीय भूमि सुधारक कौन से? अडूसा। ठीक है। चौथा वाइल्ड मस्टर्ड, जंगली सरसों। जंगली सरसों जिसको हम हुलहुल कहते हैं। क्या कहते हैं? हुलहुल कहते हैं। हुलहुल। इसका किसमें प्रयोग करते हैं? जैविक रोग कीट नियंत्रण में। किसमें प्रयोग करेंगे? जैविक रोग कीट रोग नियंत्रण में या जैविक रोग कीट नियंत्रण में। जैविक रोग कीट नियंत्रण में। कैसे ये साहब काम करता है जैविक नियंत्रण में? तो इससे एक दुर्गंध आती है जिससे कीट भाग जाते हैं। जो हुलहुल है या जंगली सरसों है, इस पौधे से दुर्गंध आती है जिसकी वजह से कीट और रोग के जो पैथोजन होते हैं वो यहाँ से भाग जाते हैं। इसलिए इसको माना जाता है कि ये जैविक रोग कीट के लिए उपयुक्त होता है। यहां तक हम बात कर लिए। उसके बाद आगे हम बात करते हैं बथुआ, लहसुआ, जंगली चौलाई। जंगली चौलाई पौष्टिक साग सब्जी के रूप में। पौष्टिक साग सब्जी के रूप में बथुआ में विटामिन सी बहुत पाई जाती है। पौष्टिक साग सब्जी के रूप में। साग सब्जी के रूप में। यहां तक बात समझ में आ गया। उसके बाद 6 नंबर कांस। छप्पर निर्माण में। छप्पर निर्माण में इसका प्रयोग होता है। किसका? कांस का प्रयोग छप्पर निर्माण में होता है। उसके बाद और भी हम बातों का प्रयोग करेंगे जैसे कासनी। कासनी क्या होता है? कॉफी का स्वाद बढ़ाने में सहायक। स्वाद बढ़ाने में सहायक क्या होता है? कौसनी के बीजों को हम कॉफी के बीजों के साथ पीस लेते हैं तो कॉफी के जो बीजों का स्वाद होता है वो और एडिशन उसमें बढ़ जाता है। तो कासनी खरपतवार का प्रयोग हम लोग यहाँ पर क्या किए? कॉफी का स्वाद बढ़ाने के लिए कर लिए। तो इस प्रकार से हमने 6-7 आपको आर्थिक महत्व बता दिए।
आगे हम और भी महत्व आपको बताने वाले हैं, कुछ एकाध महत्व और आपके बीच में चर्चा करेंगे। जैसे दूब घास का महत्व क्या होता है, धार्मिक रूप में इसका प्रयोग करते हैं। मोथा के ट्यूबर का प्रयोग हम लोग अगरबत्ती बनाने में करते हैं। और कुछ खरपतवार ऐसे होते हैं जिनको हम सजावट के रूप में भी प्रयोग करते हैं, जैसे लैंटाना, ठीक है, जरायन जिसको बोलते हैं लैंटाना, उसका प्रयोग हम लोग सजावटी पौधे के रूप में भी करते हैं। ठीक है, तो आप फटाफट से इसको नोट कर लीजिएगा, उसके बाद हम एक दो पॉइंट और आपको बताते हैं, फिर कल से अपने इनका नियंत्रण भी पढ़ेंगे। 7 आर्थिक महत्व हो गए। 8वें नंबर का हम सजावटी पौधे के रूप में किनका किनका प्रयोग करते हैं, तो हम जरा बताते हैं। लैंटाना, लैंटाना कमारा, जिसको जरायन भी कहते हैं, कहीं कहीं आपको जरायन के रूप में देखने को मिल जाएगा इसका नाम। और जलकुंभी, जलकुंभी, इसका प्रयोग हम किसके रूप में करते हैं, सजावटी पौधे के रूप में। किसका, सजावटी पौधे के रूप में, पौधे के रूप में, सजावटी पौधे के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। किसका, लैंटाना और जलकुंभी का। यहां तक हमने देख लिया। अब हम बात करते हैं 9 नंबर का आर्थिक महत्व देखेंगे। तो 9 नंबर का महत्व देखेंगे, दूब घास, जिसको हम बरमूडा घास कहते हैं। क्या कहते हैं, बरमूडा घास बोलते हैं, बरमूडा घास। दूब घास या बरमूडा घास, जिसका उपयोग हम किस रूप में करते हैं, धार्मिक कार्यों में उपयोग करते हैं। किसका, दूब घास या बरमूडा का धार्मिक कार्यक्रम में उपयोग। जैसे आपके घर कथा पाठ होता है तो पंडित जी आते हैं, दूब घास की अंगूठी पहनाते हैं ना, तो धार्मिक कार्यक्रम में प्रयोग होता है दूब घास का। कहाँ प्रयोग होता है, धार्मिक कार्यक्रम में इसका प्रयोग होता है। उसके बाद हम अगर बात करें 10 नंबर पर हम बात करें मोथा के ट्यूबर, जिनका प्रयोग अगरबत्ती निर्माण में, किसमें, अगरबत्ती निर्माण में, अगरबत्ती के निर्माण में, अगरबत्ती के निर्माण में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, किसका, मोथा का प्रयोग अगरबत्ती के निर्माण में किया जाता है। साथ ही साथ हम बात करेंगे 11 नंबर लेमन ग्रास। लेमन ग्रास का उपयोग औषधीय रूप में करते हैं, सौंदर्य प्रसाधन में, सौंदर्य प्रसाधन, प्रसाधन में। जैसे लेमन ग्रास वगैरह से ऑयल निकलता है। ऑयल का प्रयोग हम सौंदर्य प्रसाधन मतलब शैम्पू, साबुन, इनके निर्माण में हम लेमन ग्रास का प्रयोग कर लेते हैं। किसका प्रयोग कर लेते हैं, लेमन ग्रास का प्रयोग कर लेते हैं। ठीक है, यहां तक हमने खरपतवारों के जो आर्थिक महत्व थे उन पर प्रकाश डाल दिए। उसके बाद कुछ और भी खरपतवार हैं, जैसे हम बात करते हैं दूब घास, दूब घास, बरू घास। बरू घास को शुरुआत में नहीं जानवर को खिलाते हैं क्योंकि कभी कभी प्रॉब्लम आ जाती है। अंजन घास, अंजन घास, बथुआ, दुधी। ठीक है, इनका प्रयोग चारा हेतु, चारा हेतु इनका प्रयोग करते हैं। किसके लिए करते हैं, चारा हेतु इनका प्रयोग करते हैं। तो यहां तक हमने आपको ये वीड के चैप्टर में हमने सारी गतिविधि के बारे में चर्चा कर लिया कि वीड में हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा, उनके आर्थिक महत्व पढ़े, उनके कर प्रवर्धन के बारे में बात कर ली। अब हम कल पढ़ेंगे रासायनिक, जैविक और भौतिक नियंत्रण इनका। अगर हमारे खेत में बीज बिना उगाए, बिना मेरी मर्जी के आ गए हैं, तो फिर हमारा ये दायित्व बनता है कि हम इनको खेत से बाहर भी तो करेंगे, क्योंकि हमारी फसल का उत्पादन गुणवत्ता युक्त होना चाहिए। हमारी फसल का उत्पादन ज्यादा होना चाहिए, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव दोनों, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों
चीज़ें हमें देखनी चाहिए। तो आज का जो ये क्लास था वो क्लासिफिकेशन पर आधारित था। आप सभी लोग इस क्लास को अंत तक देखें और नोट्स आप बनाते रहिएगा। बाकी अगर एग्रोनॉमी को आपका कंप्लीट आपको क्रॉप प्रोडक्शन का नोट्स चाहिए है तो आप वाईडी एग्रीकल्चर एकेडमी का ऐप डाउनलोड करेंगे, ऐप को रजिस्टर करेंगे, ऐप पर अपना डिटेल भर के अब आप फ्री नोट्स के ऑप्शन में जाएंगे, वहां पर आपको एग्रोनॉमी का क्रॉप प्रोडक्शन वाला नोट्स आपको मिल जाएगा, उत्तर प्रदेश स्पेशल का आपको नोट्स मिल जाएगा। तो जो अभ्यर्थी एग्रोनॉमी का क्रॉप साइंस चाह रहे हैं, यूपी स्पेशल का नोट्स चाह रहे हैं, वो वाईडी एग्रीकल्चर एकेडमी का ऐप डाउनलोड करेंगे और ऐप पर रजिस्ट्रेशन करने के बाद फ्री नोट्स के कॉलम में जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, जो बच्चे अभी तक शताब्दी बैच से नहीं जुड़े हैं वो बच्चे शताब्दी बैच को ज्वाइन करें और अपनी तैयारी को और अच्छा करें। शताब्दी बैच आज यानी 30 दिसंबर से परसों यानी 1 जनवरी तक 399 रुपए में मिल रहा है, जिसमें आपको पूरा बैच बिना पीपीटी में पूरा बैच शुद्ध हिंदी भाषा में आपको बैच मिलेगा जो कि बाइलिंगुअल मोड में चल रहा है। साथ ही साथ एंड उसके साथ प्रैक्टिस और टेक्स्ट सीरीज, ये दोनों चीजें मिलेंगी। प्रैक्टिस और टेक्स्ट सीरीज बाइलिंगुअल रहेगा जिसमें आपको 30 प्लस फुल लेंथ के टेस्ट और हर सब्जेक्ट के 200-200 प्रश्न आपको पीडीएफ फॉर्मेट में प्रैक्टिस के रूप में दिए जा रहे हैं। ये कुल मिलाकर आपको 399 रुपए में मिल रहा है। अधिक जानकारी के लिए जो आपको हमारा यूट्यूब चैनल है इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई हुई है, हमारे सोशल मीडिया लिंक हैं, हमारे कॉन्टेक्ट नंबर हैं, आप वहां से संपर्क कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, सभी को शुभ रात्रि। मिलेंगे कल एक बार फिर से वीड का खात्मा करने के लिए। ठीक है।